हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का एनटीए का पेपर नंबर 57 डिस्कस कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो, क्वेश्चन को इसको ट्राई कर सकते हो। 2 मिनट आप इसको पॉज करके, स्टॉप करके पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और ट्राई करें। पहले आप सेल्फ अटेम्प्ट करें इसको, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें सेल्फ, आप उससे फाइट करें, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये बार मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क की बात कर रहा है। T1, T2, T3 एंड T4 देयर आर 4 टॉर्क्स जो बार मैग्नेट पे एक्ट होते हैं और ये डिफरेंट एंगल्स पे बार मैग्नेट प्लेस किया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन आप देखो, ये टॉर्क की बात कर रहा है कि कौन सा टॉर्क, T1, T2, T3, T4 ऐसे आपको टॉर्क दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉर्क का एंगल 30 डिग्री, सेकेंड का 60, थर्ड का 90 और फोर्थ का 135 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर? तो ऑप्शन आपको देखो, ऑप्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला जब बार मैग्नेट को प्लेस किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो टॉर्क आपको डिफरेंट एंगल पे रखा हुआ है। जो मैग्नेट है वो डिफरेंट एंगल्स पे रखा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा टॉर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू देखें तो एंगल्स की वैल्यू 30 डिग्री फर्स्ट एंगल, सेकेंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री और फोर्थ 135 डिग्री गिवन है। वैसे तो हमें सीक्वेंस पता है साइन की। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन थीटा के 0 से स्टार्ट करें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 ही होती है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो आना है वो तो आना है टॉर्क 3। तो टॉर्क 3 आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा। बट यहाँ पर ऑर्डर लिखना है, T1, T2, T3, T4 सभी का ऑर्डर लिखना है। तो एक बार सबको चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क तो मिलेगा आपको T3। तो साइन की जो एंगल कम होता है उस पर वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एंगल 30, 90, 30, 60, 90 तक तो इंक्रीज हो रहा है। कंफ्यूजिंग है 135, तो साइन 135 में आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो साइन 135 को क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 मीन्स कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दैट मीन्स साइन 135 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2 और साइन 135 की वैल्यू 1/√2, साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। जो आपको पता है किसमें साइन की वैल्यू 45 की भी यही वैल्यू होती है, राइट। तो जो 135 है उसको आप 45 कंसिडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, क्योंकि साइन 135 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, राइट। सो 30 फिर 45 जो 135 है, 45/135 फिर 60 और फिर 90। ये है टॉ 1, ये है टॉ 4, ये है टॉ 2 और ये टॉ 3। तो मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम टॉर्क टॉ 3, फिर टॉ 2, फिर टॉ 4, फिर टॉ 1। ये सीक्वेंस बन पाया एंगल की वैल्यू से, हमने देखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो है फोर्थ। T3 सबसे बड़ा है 90 पर, फिर T2, फिर T4, फिर T1। क्लियर? चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंडक्टर गिवन है। इसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम। तो 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसको स्ट्रेस कर रहे हैं। आपने न्यूमेरिकल किया होगा, किसी रेजिस्टेंस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, उसका स्ट्रेच करने से उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है। फिर आप उसकी स्ट्रेचिंग करके आप उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। फिर इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि उस वायर को आप बेंड करो इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन, मतलब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले तो बेंड करो, फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा है, सीरीज पैरेलल, वो कॉन्सेप्ट लगेगा। देन आप इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन एनी टू एंड्स।
राइट, बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी साइड. सो आप देखो इसका सोल्यूशन. फर्स्ट रेजिस्टेंस गिवन है, R इक्वल टू होता है रो L बाय ए, या फिर रो स्ट्रेचिंग वाले केस में अपन वॉल्यूम को यूज करते हैं, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड करके. स्ट्रेचिंग वाले केस में आपने पढ़ा है, ये यूज होता है फॉर्मूला. इसकी वैल्यू गिवन है 3 ओम. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर. अब आप वायर को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके आपने उसकी लेंथ कर दी डबल, तो रो L की जगह क्या आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 4L स्क्वायर बाय V. दैट मीन्स आप ये रो L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम. राइट. सो नया रेजिस्टेंस स्ट्रेच करने के बाद कितना हो गया 12 ओम. अब इस वायर को जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, इसको आप एक ट्राइंगल में, इक्विलेटर ट्राइंगल में आप इसको बेंड कर दें. अब इक्विलेटर ट्राइंगल में बेंड करोगे, इसका मतलब 12 ओम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम. क्लियर. तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम डिवाइड हो गया. एनी एक साइड आप लो, एनी साइड के 2 कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है. ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, आपको फाइंड करना है आर ए बी. आपको समझ में आ गया होगा. अब ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में. ऊपर वाले दोनों सीरीज में, दैट मीन्स 4 + 4 8, और नीचे वाला 4 पैरेलल है, 8 × 4 अपॉन 8 + 4, दैट मीन्स ये 32/12. ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन 9/2, दूसरा ऑप्शन 8/3, तीसरा ऑप्शन आपका 2 और 1. तो 32/12 मीन्स आप 4 से डिवाइड करोगे तो 8/3 ओम. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है. पोटेंशियोमीटर आपको पता है, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस. पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के. तो 12th के प्रैक्टिकल्स में आपके एक प्रैक्टिकल था ये वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना. तो आपने फाइल में, प्रैक्टिकल में आपने इसका डायग्राम ड्रॉ जरूर किया होगा. तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन में प्राइमरी सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इट्स ओके. सेकेंडरी सर्किट में बैटरी के साथ में की लगी हुई है, बैटरी के साथ में, और रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बॉक्स ऑलरेडी, मतलब ऑलवेज अटैच्ड है बैटरी के साथ. आपको पता है पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सेल के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू E - V अपॉन V इंटू R. E होता है EMF जब सेल ओपन सर्किट में होता है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क नहीं करना चाहिए, और V होता है टर्मिनल वोल्टेज जब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन में चलिए की आप कनेक्टेड है, ये E और V को निकालने में, सेपरेटली निकालने में हेल्प करती है. की का प्लेस सही है, बट ये बैटरी की पोलैरिटी यहां पर चेंज है. ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर A से कनेक्टेड होता है, इसका भी, और सेकेंडरी सर्किट में लगने वाले सेल का भी. राइट. थर्ड ऑप्शन में देखो आप, पॉजिटिव टर्मिनल करेक्ट हो गया, ये यहाँ पे आ गया, और रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक है. की रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ होनी चाहिए. जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स को रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हैं, और कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट कर सकते हैं. ई के लिए जो आपने देखा, ई जो होता है EMF, उसके लिए रेजिस्टेंस बॉक्स को रिमूव करना पड़ेगा, और V के लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन भी है. फोर्थ ऑप्शन में तो आप की नहीं लगाई, की दी भी नहीं है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे रेजिस्टेंस बॉक्स को, ये भी रॉन्ग है. तो करेक्ट ऑप्शन हुआ थर्ड. ये सर्किट डायग्राम है जो आप पढ़ते हो, बुक्स में देखते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का. ये बड़ा इजी क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इन अ सीरीज LCR सर्किट, the voltage across resistance, capacitance and inductance is 10 volt each. If the capacitor is removed, the voltage across the inductance will be. इनिशियली आपको दिख रहा है कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पे वोल्टेज इक्वल है. तो ये कौन सी कंडीशन हुई, LCR सर्किट की रेजोनेंट कंडीशन है. तो रेजोनेंट कंडीशन में आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस में Vnet इक्वल्स टू VR होता है. तो VR इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 वोल्ट. राइट. नाउ कैपेसिटर इज रिमूव,
तो सर्किट में ओनली आर और एल रिमेनिंग होगा, वी आर एंड वी एल, और वी नेट की वैल्यू 10 वोल्ट है, गिवन है, राइट, गिवन है बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन में वी आर जो होता है वही नेट वोल्ट होता है, राइट। अब आप देखें नेट वोल्टेज का फॉर्मूला जो आप लगाओगे V इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, राइट। V की वैल्यू 10 है और वी आर और वी एल दोनों इक्वल है। तो आपको इस क्वेश्चन में वी एल की वैल्यू पूछा था, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तो वी आर वी एल इक्वल है, वी आर इक्वल्स टू वी एल होता है, तो यहां पे मैंने वी एल रख दिया, वी एल स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू 2 वी एल स्क्वायर, राइट। सो वी एल विल बी 10 बाय रूट 2 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड, 10 बाय रूट 2 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन L1। L1 के लिए स्टेडी स्टेट करंट पूछा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल। आप देखो इसमें कि बैटरी लगी हुई है, एसी से रिलेटेड नहीं है, डीसी सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ मीन्स डीसी करंट फ्लो करेगा। डीसी करंट फ्लो करने के, डीसी करंट के केस में L1 L2 जो है ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करते हैं। सो आप देखो इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा आई, वो होगा V नॉट बाय R, इट इज टोटल करंट। बट यहाँ पे सर्किट गिवन है, तो सर्किट में वायर्स गिवन है, तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये दोनों L1 L2 कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, मीन्स दोनों पर ईएमएफ जो भी होगा वो इक्वल होगा। पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि आपने पढ़ा है एल के केस में ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज दोनों पर सेम है, दोनों पर वोल्टेज सेम आता है। तो L1 DI1 इक्वल्स टू माइनस L2 DI2 बाई डी टी होगा। दोनों पर ईएमएफ सेम है, पहले का ईएमएफ निकालोगे L1 DI1 बाई डी टी से, दूसरे का ईएमएफ L2 DI2 बाई डी टी से निकलेगा। तो यहां पर दोनों ईएमएफ सेम है, दैट मीन्स आप देखो करंट और एल में इनवर्स का रिलेशन है, करंट और एल में इनवर्स का रिलेशन है। I1 L1 यहां पर है, I2 L2 यहां पर है। सो करंट में इनवर्स का रिलेशन मीन्स I1 अपॉन I2 अगर आप फाइंड करोगे तो दैट विल बी L2 अपॉन L1, राइट। सो I1 I2 जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो L2 अपॉन L1 के रेशियो में होगा। अब टोटल करंट क्या है, I इक्वल्स टू V नॉट बाय R। अब आपको पता है टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो I1 प्लस I2, I1 L1 में जाएगा, I2 L2 में जाएगा। सो आपसे कौन सा करंट पूछा है इस न्यूमेरिकल में, I1। सो I1 फाइंड करना है, तो I1 अगर फाइंड करना है तो I2 को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। I2 को आप इन टर्म्स ऑफ I1 लिख सकते हो इस इक्वेशन से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, दिस इज I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 L1 अपॉन L2, क्लियर। और यहां पे I गिवन है, I की वैल्यू क्या है, V नॉट बाय R। अब आपको I1 पूछा था, आप I1 आराम से निकाल सकते हैं, V नॉट बाय R। I1 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे होगा L2 प्लस L1 अपॉन L1, एलसीएम क्या लिया L2 एलसीएम लिया, तो L2 प्लस L1 अपॉन L2 प्लस L1 अपॉन L2, राइट। सो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू V नॉट बाय R। ये ऑप्शन है I1 का, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, V नॉट L2 R L1 प्लस L2, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका C। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आप इसको टिक करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है, चार्जेस प्लेस्ड है कॉर्नर पर ABCD चार्जेस हैं। इफ द चार्जेस एट A एंड B आर इंटरचेंज, A एंड B चार्जेस इंटरचेंज करें विथ C एंड D, तो इनिशियली जो कंडीशन है पहले उसको ड्रॉ करें, उसको समझें, फिर आप चार्जेस को आप रिप्लेस करेंगे, फिर फाइनली जो कंडीशंस होगी उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ में आपको करना क्या है, क्या ऑप्शंस में आप देखो क्या पूछ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज, ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके देखते हैं इसमें, इंटरचेंज करने से पहले और इंटरचेंज करने के बाद। तो इंटरचेंज करने से पहले
ड्रॉ करें, देखो इनिशियली कैसा दिया हुआ है, इस तरह से चार्जेस प्लस के कहाँ हैं, ए और बी पर। तो यहाँ प्लस का चार्ज, यहाँ प्लस का चार्ज, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, 4 चार्जेस गिवन है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इस वाले प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इस वाले माइनस की वजह से भी, सॉरी माइनस की वजह से टुवर्ड्स चार्ज, इस वाले माइनस की भी टुवर्ड्स चार्ज। तो प्लस होता है तो अवे और माइनस होता है तो टुवर्ड्स। ये आपको पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन चारों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? ये है पहला। अब इफ चार्जेस बोला क्या है इसमें न्यूमेरिकल में, इफ चार्जेस एट ए एंड बी आर इंटरचेंज विद सी एंड डी। तो आपको न्यूमेरिकल में दिख रहा है ए बी चार्जेस सी डी चार्ज से रिप्लेस कर दें। दैट मीन्स आपको करना क्या है, जहां नेगेटिव थे वहां पॉजिटिव प्लेस कर दें और जहां पहले पॉजिटिव थे वहां नेगेटिव प्लेस कर दो। कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें अगेन, प्लस की वजह से अवे, प्लस की वजह से अवे, माइनस की वजह से टुवर्ड्स, इस वाले माइनस की वजह से टुवर्ड्स। टोटल आप करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपवर्ड्स आएगा। तो पहले E1 डाउनवर्ड्स था, अब जो E2 आ रहा है सेकेंड केस में वो अपवर्ड्स आ रहा है। तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई, बट मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, KQ/R²। तो आपने चार्जेस रिप्लेस किए, चार्जेस का अमाउंट चेंज नहीं किया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चेंज नहीं किया आपने, पहले भी सेंटर था अब भी सेंटर ही है, तो डिस्टेंस नहीं चेंज किया, पॉइंट चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया चार्ज का। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट चेंज हुई तो क्या, डायरेक्शन। पहले वाले में E1 डायरेक्शन डाउनवर्ड्स था, सेकेंड वाले में अपवर्ड्स हो गया। नाउ ऑप्शन देखो, ओनली मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज एट सेंटर। फर्स्ट ऑप्शन ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, गलत है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, गलत है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल चेंज, तो सही है थर्ड ऑप्शन सी। डी ऑप्शन में दिया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो चेंज तो होता है डायरेक्शन। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम चार्ज 1 माइक्रोकूलम held at rest frictional surface at distance 1 meter from a fixed another charge 1 microcoulomb, another charge वो भी 1 microcoulomb का है। if the particle is released, अब उस चार्ज को रिलीज कर दिया। अब आपको पता है 1 माइक्रोकूलम के पास एक और 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखेंगे, सिमिलर चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसको जैसे रिलीज करोगे रिपेल होगा, रिपेल होते ही मूव करेगा। राइट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा क्या है, देखो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज आपका एक है, एक को रिलीज करना है, एक को फिक्स रखना है। तो 1 माइक्रोकूलम एक फिक्स है और एक रिलीज करना है, तो 1 माइक्रोकूलम ये फिक्स वाला हो गया। पहले 1 माइक्रोकूलम यहां पे था, इसको होल्ड किया हुआ था डिस्टेंस 1 मीटर पे। राइट, अब जैसे इसको रिलीज करोगे, रिलीज करके सपोज करते हैं यहां पर आ गया और ये डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। किससे? इस वाले फिक्स चार्ज से, 1 माइक्रोकूलम से। तो कितनी डिस्टेंस पे आ गया? 10 मीटर पे। और ये मूव अब जब 10 मीटर पे होगा तब आपसे पूछा है इसकी स्पीड कैलकुलेट करो। तो आपको क्लियर कर दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन किससे होगा, ये आपका न्यूमेरिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से होगा। एनर्जी इनिशियली, एनर्जी फाइनल। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीन्स आपको देखो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लिखेंगे एंड मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, ओनली पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट विल बी KQ1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, KQ1 Q2 अपॉन R। फाइनली फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियली ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। फाइनली काइनेटिक एनर्जी है 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1 Q2 अपॉन R डैश। क्लियर? R यहां पर इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल के केस में इनिशियल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस 10 मीटर है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप
के Q1 Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू 10⁻12। इनिशियल R 1 मीटर है, 1 इक्वल्स टू राइट साइड में आ जाए तो हाफ mv स्क्वायर। मास आपको 2 ग्राम गिवन था, 2 ग्राम पार्टिकल है, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू V आपको कैलकुलेट करना है, प्लस K इंटू 10⁻12, वही Q1 Q2 आपका 1 माइक्रोकूलम है। R डैश की वैल्यू 10 मीटर है। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 10 है, तो ये जो 10 वाली वैल्यू है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो K माइनस K बाय 10, K माइनस K बाय 10, 10⁻12 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 10⁻³ V स्क्वायर। सो 10 एलसीएम लेंगे तो 10K माइनस K इट विल बी 9K बाय 10 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻³ V स्क्वायर। और कैंसिल करें, K की वैल्यू भी पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 9, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे -3 12 से कैंसिल होगा, तो 10⁻9 अपॉन 10 इक्वल्स टू V स्क्वायर। कैंसिल हो गया ना, -9 प्लस 9। यहां से V स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो V स्क्वायर की वैल्यू मीन्स V कैलकुलेट करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 9/√10, बट न्यूमेरिकल में ऑप्शन दिए हुए हैं 190, तो ऑप्शंस अपने कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं इसमें ग्राम, माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, ये इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें डेटा करेक्ट नहीं होने की वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है बोनस है। Next numerical, a closed loop PQRS carrying a current is placed in magnetic field. If the magnetic forces on the segments, अलग अलग segments पर अलग अलग forces given है F1, F2, F3 respectively along the direction shown the force, calculate करना है आपको force on the segment QP, QP segment पे आपको force calculate करना है इसमें, right? तो आपको पता है जैसा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी क्लोज लूप होगा उस पर नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता है। तो इस पूरे लूप पर, जो आपको लूप दिख रहा है डायग्राम इसमें, इस पूरे लूप पर नेट फोर्स 0 है। इस सेगमेंट पे F1, इस पे F3, इस पे F2 और PQ सेगमेंट पे, इस सेगमेंट QP पर आपसे फोर्स पूछा है। क्लियर? तो जैसा आपको पता है क्लोज लूप है, नेट फोर्स 0 होगा, तो इस PQ पर फोर्स इजीली निकाल सकते हो। नेट फोर्स सपोज करें PQ पे जो फोर्स है वो मैं सपोज कर लेता हूं फोर्स F4 होगा। F1, F2, F3 गिवन है, तो F4 सपोज कर लेता हूं। टोटल सम, जो वेक्टर सम होगा F1, F2, F3 प्लस F4, टोटल फोर्स हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स आपको पता है क्लोज लूप पर ऑलवेज 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड में। सो F4 की वैल्यू क्या आएगी? ये सारे फोर्सेस अब अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड ले जाएं, F1 प्लस F1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 मीन्स F4 की वैल्यू आपको मिल गई, F4 की वैल्यू। ठीक है, बट इसका ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन इसके इस तरह से दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है ऑप्शन ये, राइट। तो आप देखो इसमें नेट फोर्स ही है। अब डायग्राम में आपको क्लियर था कि फोर्सेस की जो वैल्यू है, फोर्सेस की जो वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, F1 एंड F3 ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, और F2 इनके परपेंडिकुलर हैं। F2 ठीक परपेंडिकुलर होगा इनके। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, F3 F1 अपोजिट हैं। तो ऑप्शन में F3 माइनस F1 लिखा हुआ है, जिससे क्लियर है कि F3 का मैग्नीट्यूड F1 से बड़ा है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ, वो होगा F3 माइनस F1 इस डायरेक्शन में। अब F2 जो है वो इसमें डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है F2। अब आप देखो F3 माइनस F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो 90 है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर आप इसका 90 डिग्री वाला सम करना पड़ेगा। पहले तो आप देखो F3 F1 और F3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 180 डिग्री पर है, तो हम क्या लिखना पड़ेगा, F3 माइनस F1। क्लियर?
F3 माइनस F1 एंड F2 जो है ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ये होता है। तो आपसे F4 का मैग्नीट्यूड पूछा था, ये ऑप्शन है इसका F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2। अब देखो इसका ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन F3 माइनस F1 माइनस F2, F3 माइनस F1 प्लस F2 का स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now next question, a cyclotron is accelerating proton where the applied magnetic field is 2 Tesla and the potential gap is 100 किलोवोल्ट। जो पोटेंशियल गैप है 100 किलोवोल्ट, ये आपको पता है साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स होता है वो बिटवीन द गैप ऑफ डीज लगाया जाता है टू एक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गैप में 100 किलोवोल्ट से वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है, ये गिवन है। और एक्वायर एनर्जी, टोटल जो एनर्जी इसको एक्वायर करनी है वो है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है कि प्रोटॉन्स को डीज में मूव करने के लिए इस तरह की एनर्जी 20 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कितने टर्न्स उस प्रोटॉन को लेने पड़ेंगे। अब आपको पता है डीज के लिए जो डीज का गैप होता है ये गैप है और यहां पर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल एक्सीलेशन मिल जाता है। तो पार्टिकल जब इस डी में एंटर करेगा तो इस एनर्जी को लेगा और जब पार्टिकल इस गैप से बाहर आएगा और नेक्स्ट डी में एंटर करेगा ये एनर्जी इसको अगेन मिलेगी। मतलब एक टर्न में जब वो राइट जाता है और जब यहां से लेफ्ट जाता है तो एक टर्न में उसको एनर्जी जो मिलेगी वो कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2 × 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको समझ में आया? एक बार गैप जब वो सपोज करें D2 की तरफ जाता है तो 100 किलो वोल्ट की एनर्जी आएगी और D1 की तरफ वापस आएगा अगेन 100 किलो वोल्ट की एनर्जी आएगी। तो पर टर्न एनर्जी होगी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी ऑब्टेन करनी है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईच टर्न एनर्जी मिलेगी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सपोज करें n टर्न्स हैं और ईच टर्न एनर्जी होगी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी जो ऑब्टेन करनी है दैट इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो आप सो कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। n कैलकुलेट करना है, 20 से 20 कैंसिल कर दो। यहाँ पे 10 और किलो मीन्स 10 to the power 3, मेगा मीन्स 10 to the power 6। तो n की वैल्यू 100। कितने टर्न्स? n की वैल्यू आ जाएगी 100। कितने टर्न्स के बाद प्रोटॉन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा? 100 टर्न्स के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A composite slab consists of two slabs A and B of different material but of the same thickness placed one on top of other. The thermal conductivity is A and B, K1 K2 respectively, and a steady temperature difference of 12 degrees maintained across the composite slab. 12 डिग्री मेंटेन है ओवरऑल कंपोजिट स्लैब पर। इफ K1 इक्वल्स टू K2 by 2 देन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द स्लैब A विल बी। ये आपसे पूछा है इसमें। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन। टू कंपोजिट स्लैब्स हैं A एंड B, ऐसे आपने प्लेस कर दिया। ये A है और ये B है, राइट। कंडक्टिविटी इसका रेशियो गिवन है। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो इनके कंपोजिट स्लैब के लिए है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ए के अक्रॉस डेल्टा टी ए टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं और बी के अक्रॉस डेल्टा टी बी डिफरेंस ले लेते हैं, राइट। अब आप देखो इसके लिए कॉम्बिनेशन है, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो होगा वो दोनों में जितना हीट ए से फ्लो होगा उतना ही आगे बी में ट्रांसफर होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की जो रिलेशन लिखते हैं वो लिखते हैं के डेल्टा टी ए अपॉन थिकनेस जो आप कहेंगे इसकी वो है टी इक्वल्स टू के बी डेल्टा टी बी अपॉन टी। थिकनेस सेम दी है, कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी के अपॉन के बी गिवन है। के अपॉन के बी या K1 अपॉन K2 गिवन है इसमें।
K1 मीन्स K इक्वल्स टू K2/2 है, तो मैं K की वैल्यू पुट कर देता हूं KB/2 डेल्टा TA इक्वल्स टू KB डेल्टा TB। KB से KB कैंसिल हो गया, तो डेल्टा TA आपसे पूछा है, तो डेल्टा TB की वैल्यू डेल्टा TB इक्वल्स टू हुआ डेल्टा TA/2। ये रिलेशन दिख रहा है, डेल्टा TB इक्वल्स टू डेल्टा TA/2। अब टोटल जो डिफरेंस दिया हुआ था दोनों स्लैब्स के एंड्स पर जो डिफरेंस है टोटल टेम्परेचर का वो 12 डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा TA प्लस डेल्टा TB इक्वल्स टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब डेल्टा TA डेल्टा TB इक्वल्स टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TB? डेल्टा TB इज डेल्टा TA/2। ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल्टा TA यहाँ पुट कर दोगे डेल्टा TA/2 इक्वल्स टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐड करें इसको, ये हो जाएगा 3 डेल्टा TA/2 इक्वल्स टू 12। सो डेल्टा TA इसने पूछा था ए स्लैब के अक्रॉस कितना टेम्परेचर होगा, 12 इंटू 2 24/3, ये आया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, ये इस तरह का इसका सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इन स्टेट P1V1, first it is isothermally expanded to state P2V2, then it is adiabatically compressed again to initial volume V1. Final pressure is P3 and work done in the process, whole process complete। ये 4 ऑप्शन गिवन है, प्रेशर को आपको P1 से कंपेयर करना है, फाइनल प्रेशर को इनिशियल से, और वर्क डन बताना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेट में इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है P1V1 इक्वल्स टू P2V2। सो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। आइसोथर्मली क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर यहां पर है, वॉल्यूम यहां पर है। ये ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। प्रेशर यहां पर P1 है, वॉल्यूम देखो आप, तो वॉल्यूम यहां पर V1 है। वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या हो गया V2, और प्रेशर P1 से हो गया P2। राइट, नाउ नेक्स्ट, इस स्टेट में आने के बाद P2V2 के बाद सेकेंड स्टेट एडियाबेटिकली P2V2 गामा, P3V3 गामा, 2 से 3 स्टेट में जा रहे हैं, सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट में, बट थर्ड स्टेट में फाइनल वॉल्यूम V1 होगा, तो P2V2 गामा, P3 आपको फाइंड करना है, और फाइनल वॉल्यूम V1 हो गया, इट इज V1 गामा। राइट, सो वैल्यू ऑफ P3 क्या होगी, देखो P3 इक्वल्स टू हुआ P2 इंटू V2 अपॉन V1 गामा। राइट, तो V2 अपॉन V1 गामा। नाउ P3 की वैल्यू आपको, आप ऑप्शन में देखेंगे तो P3 की वैल्यू किससे कंपेयर करनी है, P1 से। तो P3 की वैल्यू P1 से कंपेयर करें तो P2 की वैल्यू यहां से आप पुट करो इसमें। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू होगी P1V1 अपॉन V2। ये मैं आपके पुट कर देता हूं P3 की वैल्यू निकालने के लिए। ये P1V1 अपॉन V2, और यहां पर लिखा हुआ है V2 अपॉन V1 पावर गामा। क्लियर। सो आप देखो P3 और P1 में रिलेशन आएगा, V1 यहां पर है, V1 यहां पर गामा है, V2 है, V2 पावर 1 है, यहां पे V2 पावर गामा है। उसको सॉल्व करूं तो ये P3 की वैल्यू मिलती है मुझे P1 V2 अपॉन V1 पावर हो जाएगी गामा -1। अब आपको पता है एक्सपेंशन हुआ था इनिशियली, ये आपको पता है कि V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1 है, एक्सपेंशन हुआ था, तो आपके फाइनल रिजल्ट में देखो V2 इज ग्रेटर देन V1 है। ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी, एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी मीन्स P3 इज ग्रेटर देन P1 है। राइट, तो P3 अगर ग्रेटर देन P1 है तो जो फाइनल प्रेशर होगा, फाइनल वॉल्यूम तो V1 है बट फाइनल प्रेशर क्या है P3, तो फाइनल प्रेशर P1 से बड़ा है। तो आपका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ अगर ड्रॉ करें, फाइनल वॉल्यूम तो V1 है बट प्रेशर P3 आ जाएगा, तो P3 प्रेशर P1 से बड़ा है, तो थोड़ा इसको मैं P1 से ऊपर बनाऊंगा, ये P3 है। और फाइनल जो ग्राफ बनेगा ये था एक्सपेंशन, और नेक्स्ट आएगा कॉम्प्रेशन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन था, ये ग्राफ बनेगा। राइट, तो ये फर्स्ट जो हो गया ग्राफ, ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये जो ग्राफ बना है ये था एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अगर आप वर्क डन देखें तो जो फर्स्ट ग्राफ का वर्क डन है वो है W1, और सेकेंड ग्राफ का जो वर्क डन है वो है W2।
ग्राफ से जो वर्क डन मिलता है, आपको पता है ग्राफ का जो पीवी ग्राफ है, इसका जो एरिया होता है वो वर्क डन को शो करता है। तो आप देखें किसके अंडर द कर्व एरिया ज्यादा है, सेकेंड ग्राफ के या फर्स्ट ग्राफ के। फर्स्ट ग्राफ के अंडर ये वाला एरिया होगा और सेकेंड ग्राफ के अंडर एरिया उससे बड़ा है, तो W2 इज ग्रेटर देन W1 है। बट इस क्वेश्चन में नेट वर्क डन पूछा है। आपको ये भी पता है कि एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है और कॉम्प्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। बट आपको दिख रहा है W2 इज ग्रेटर देन W1 है, तो नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है। तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो आप लिखोगे, ओवरऑल जो वर्क डन होगा W1 प्लस W2 लिखोगे। कौन सी वैल्यू बड़ी है, W2 कैसा है, नेगेटिव, तो ओवरऑल वर्क डन जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 आएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको P3 इज ग्रेटर देन P1 एंड W इज लेस देन 0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Now question number 12, a cyclic process ABCA shown in VT diagram is performed with constant mass and ideal gas. The same process in the PV diagram. आपको एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ है VT ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ, और प्रोसेस है ABCA, साइक्लिक प्रोसेस है। अब सेम प्रोसेस का ग्राफ आपको PV में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप प्रोसेस इसमें नोट कर लें, ग्राफ से नोट करें कि A to B प्रोसेस है, A to B, तो A to B V प्रोपोर्शनल टू T है। मीन्स A to B कौन सा प्रोसेस हुआ, A to B प्रोसेस हुआ आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, मीन्स आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर? देन B2C आप देखो, B2C क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो B2C इज आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देन C2A, C2A अब यहाँ पे टेम्परेचर है, तो C पे भी टेम्परेचर वही है, A पे भी टेम्परेचर वही है, C2A मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपने इस ग्राफ से ये सारे प्रोसेसेस को आपने नोट किया। जब आपको सारे प्रोसेस नोट हो गए, आपको समझ में आ गया कि ये सारे प्रोसेस हैं, ये ग्राफ एज इट इज प्रोसेस पीवी डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गिवन है इसमें। A2 ये फर्स्ट ऑप्शन है, फिर ये सेकेंड ऑप्शन है B, फिर थर्ड ऑप्शन है C, और D ऑप्शन है, ये आपका C ऑप्शन, ये आपका D ऑप्शन है। क्लियर? तो आप देखो इन सब ग्राफ में A to B आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस कौन सा है इनमें से, A to B के लिए ये रहा ग्राफ। सेकेंड ऑप्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी आइसोबैरिक प्रोसेस है। देखो A to B के लिए गिवन था, बट ये तो PV ग्राफ के लिए आपको C to B के लिए गिवन है, और ये आपका A to B के लिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो A to B कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ फर्स्ट होगा। फिर अपन आगे चेक करते हैं। देखो आप लोग, B to C के लिए प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो B पर वॉल्यूम और C पर वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और C2A के लिए कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल, तो C2A के लिए कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। तो तीनों प्रोसेस के लिए ग्राफ आपको मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस गिवन है, गैस का गामा गिवन है 1.5 RP एंड V रेस्पेक्टिवली। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम गिवन है। फर्स्ट इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V, देन compressed adiabatically to volume V, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम अगेन आ गया, तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी। तो आप देखो इसमें प्रेशर इनिशियल का प्रोसेस रहेगा आइसोथर्मल, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, P1 is P, V1 is V, adiabatically expanded isothermally up to 4V, P2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, V2 बिकॉज 4V है, तो आपका P2 प्रेशर मिल गया सेकेंड स्टेज पे, वो आ गया V/4, राइट। तो V2 इक्वल्स टू 4V था, तो प्रेशर क्या हो गया, V/4। ठीक है, देन इट इज कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली। अब इस स्टेज से, सेकेंड स्टेज से आपको एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करना है। तो सेकेंड स्टेज क्या था, P2V2 गामा, और नेक्स्ट स्टेज क्या लिखोगे, P3V3 गामा। अब आपको बोला है कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली टू इनिशियल वॉल्यूम, जैसा अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया था सेम वैसी उसी प्रोसेस पर है। तो P2 की वैल्यू इज V/4, सॉरी P2 की वैल्यू इज P/4, यहाँ पे V/4 रॉन्ग हो गया, P/4।
सो P2 की वैल्यू इज P/4, आप पुट कर देंगे यहाँ पे P/4। V2 जो गिवन था वॉल्यूम V2 इज 4V पावर गामा। P3 आपको फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर, और V3 फाइनल जो वॉल्यूम है वो इनिशियल के इक्वल ले जाएंगे तो V के इक्वल ले जाएंगे, तो V पावर गामा, राइट। सो V पावर गामा एंड V पावर गामा तो कैंसिल हो गया। अब P3 की वैल्यू, आप P3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये है P/4 और यहां पर 4 पावर गामा है। V पावर गामा कैंसिल हुआ बट 4 के ऊपर गामा, 4 पावर जो गामा है वो आपका रहेगा यहाँ पर, तो 4 पावर गामा। अब यहां पर 1 है, यहाँ पे गामा है, तो P4 पावर गामा -1, 4 पावर गामा -1, तो गामा की वैल्यू अब गिवन है 1.5, पुट कर देंगे 1.5 -1 हाफ मीन्स अंडर रूट, तो P√4 मीन्स 2, तो आंसर आ गया 2P। तो फाइनल प्रेशर इज 2P। बड़ा इजी क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 14, one end of the long metallic wire of length L, it's a good question, is tied to the ceiling. The other end is tied to massless spring of spring constant K. A mass M hangs freely from the free end of the spring. The area of cross section and the Young modulus of the wire A and Y. Wire का Young modulus और cross section area given है. With the mass slightly pulled down and released, it will oscillate with the time period T equals to. अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, मास का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और इसमें आपको गिवन था कि एक मेटेलिक वायर है और एक स्ट्रिंग है, दोनों का रिलेशन है, दोनों एक साथ अटैच्ड हैं 1 by 1। अब देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये मेटेलिक वायर है और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ए है, वायर का यंग मॉडुलस वाई है, यंग्स मॉडुलस और ए गिवन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। जनरली हम जो एसएचएम में न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें हम यहाँ तो 2 स्प्रिंग्स लगाते हैं या फिर 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। ये जो भी 2 आपने डिफरेंट थिंग्स लगाई है, कौन से कॉम्बिनेशन में आप कहोगे इनको, सीरीज में, राइट, सीरीज में। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी, वो होता है T = 2π√m/k इक्वलेंट। मीन्स यहाँ पे आपको के इक्वलेंट फाइंड करना है। अब के इक्वलेंट फाइंड करने के लिए आप देखो कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, कांस्टेंट। जैसे मास ऑसिलेट करेगा, जो मास का डिस्प्लेसमेंट है वो जो वायर में एलोंगेशन है या स्प्रिंग में एलोंगेशन है या मास का डिस्प्लेसमेंट है वो हम x सपोज कर लेते हैं, और x का जो मल्टीपल होता है उसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। जैसे इसमें आप देखो फोर्स लगेगा तो इसके अंदर फोर्स क्या आएगा, kx। इसमें जो फोर्स आएगा वो यंग्स मॉडुलस से हम निकाल सकते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, F/A, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस हो गया F/A, देन स्ट्रेन, कितना एलोंगेशन हुआ वायर में, x, और वायर की लेंथ है L, क्लियर। तो यहां से फोर्स F1 आएगा जो मेटेलिक वायर पे है, और ये वाला फोर्स जो स्प्रिंग का है ये F2 होगा। सो यहां पर हम अब यहां पर के इक्वलेंट निकालना है, और के इक्वलेंट के लिए आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, इसका के सॉल्व करें और इसका भी के सॉल्व करें, तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका के डायरेक्टली गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट का के, बट इसका जो कांस्टेंट आएगा फोर्स कांस्टेंट उसको हम निकाल सकते हैं। जैसा हमने लिखा फॉर्मूला y = F/L/AX, सो F = होगा YA/L × X। तो ये है कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट वायर का। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के गिवन था, वायर का फोर्स कांस्टेंट हो गया YA/L। अब आपके 2 कांस्टेंट्स हैं, 4 कांस्टेंट, जैसे 2 स्प्रिंग्स होती है, कौन से कॉम्बिनेशन में आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, सीरीज में। तो सीरीज में के इक्वलेंट का फॉर्मूला K1K2/K1 + K2, ये सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग्स के लिए या फोर्स कांस्टेंट्स के लिए। K1 जो इस वायर का है वो ये रिलेशन है, फॉर्मूला है आपके पास YA/L, K1 है वायर के लिए, और K2 स्प्रिंग के लिए है, वो डायरेक्टली K गिवन है, अपॉन K1 + K2 लिखा है, तो K1 + K2 के लिए अगेन YA/L + K, ये K इक्वलेंट है। ये हम यहाँ पर K इक्वलेंट पुट करेंगे, इससे टाइम पीरियड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो K इक्वलेंट की वैल्यू
यहाँ पे मिलेगी आपको, एलसीएम लेंगे तो वाई ए के अपॉन, एलसीएम लेंगे एल मल्टीप्लाई होगा वाई ए प्लस के एल, वाई ए प्लस के एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, के इक्वलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। इस के इक्वलेंट की वैल्यू टाइम पीरियड में पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड होगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्वलेंट। के इक्वलेंट की वैल्यू ये है वाई ए के, और ये ऊपर जाके आपके लिख दोगे आप एडिशन के साथ। तो ये आंसर है आपका। अब ये आंसर आप ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन आपका एम बाई के लिखा था, सिंपल जैसे कोई स्प्रिंग, ओनली स्प्रिंग की बात कर रहा है, इसमें आप वायर को यूज ही नहीं किया इसने। सेकंड में आप देखो ये रिलेशन है 2 पाई एम वाई ए प्लस के एल और वाई ए के जो अपने निकाला, ये सेकंड ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी, temperatures given at 12, 19 and 28 respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degree and when B and C are mixed it is 23 degree. इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप यूज करते हो, हीट गिवन बाय अ बॉडी, जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी होती है वो हीट गिवन होती है उसके दिन, और सेकंड जो कूल बॉडी होती है वो हीट गेन करती है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ये हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में यूज करते हैं। सो टेम्परेचर्स गिवन है डिफरेंट टेम्परेचर, जब ए एंड बी आप मिक्स करते हैं तो मिक्स का टेम्परेचर 16 डिग्री होता है। अब ये डिफरेंट आपके लिक्विड्स हैं, मास इनका सेम है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करें, हीट लॉस्ट और हीट गेन। फर्स्ट यूज करेंगे ए एंड बी के लिए, यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं ए प्लस बी के लिए, तो ए प्लस बी के लिए इक्वेशन होगी एम एस ए का टेम्परेचर 12 है, फाइनल टेम्परेचर 16 है, तो हम लिख सकते हैं 16 माइनस 12 इक्वल्स टू एम एस बी, बी का टेम्परेचर 19 था जो 16 हो गया, डिफरेंस लिखना है तो 19 माइनस 16, मास सेम गिवन था कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 4SA इक्वल्स टू 3SB। ये रिलेशन है स्पेसिफिक हीट्स का, 4SA इक्वल्स टू 3SB, 16 माइनस 12 19 माइनस 16, ये रिलेशन है स्पेसिफिक हीट्स का जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट मिक्सचर जो हम बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपको पूछा है, बी एंड सी मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर 23 डिग्री होता है, तो हम बी एंड सी मिक्स करते हैं, बी प्लस सी, तो बी एंड सी मिक्स करें टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री, राइट। तो बी का टेम्परेचर 19 है, सी का टेम्परेचर 28 है, तो इसके लिए भी हम सेम रिलेशन लगाएंगे एम एस बी का टेम्परेचर कितना है 19, हो गया कितना फाइनल 23, तो 23 माइनस 19 इक्वल्स टू, फिर सी के लिए बात करें एम एस सी का टेम्परेचर 28 था जो 23 हो जाएगा 28 माइनस 23, राइट। तो मास सेम था कैंसिल हो गया, 23 माइनस 19 4SB इक्वल्स टू 28 माइनस 23 5SC। ये नेक्स्ट रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन SA एंड SB, दिस रिलेशन बिटवीन SB एंड SC। इन इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको यूज करोगे आप थर्ड मिक्सचर में। थर्ड मिक्सचर किसका बनाना है, ए एंड सी का, तो मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है ए एंड सी के लिए थर्ड, तो ए एंड सी को मिक्स करते हैं, ए प्लस सी को मिक्स करें, एम एस ए का टेम्परेचर इनिशियली आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर कितना है ए का टेम्परेचर 12 डिग्री है, तो T माइनस 12, राइट, एंड एम एस सी और सी का टेम्परेचर 28 है जो कॉमन टेम्परेचर T पे आ जाएगा। अब यहां पर मास सेम गिवन था तो मास तो कैंसिल हो गया, SA एंड SC गिवन है, राइट, तो SA SC की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं इजीली SB की फॉर्म में, बिकॉज हमें स्पेसिफिक हीट से मतलब नहीं, हमें T निकालना है, तो S तो सारे एलिमिनेट करने हैं। वैल्यू ऑफ SA फर्स्ट इक्वेशन से पुट करो, कीजिए आप कितना है 3SB अपॉन 4 T माइनस 12, SC की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पुट करते हैं 4SB अपॉन 5 28 माइनस T। अब SB से SB कैंसिल हो गया, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 3 15 T माइनस 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 28 माइनस T, इसको हम सॉल्व करेंगे T की वैल्यू मिल जाएगी 15T माइनस 15 इंटू 12 इक्वल्स टू 16 इंटू 28 माइनस 16T,
16t इधर आके ऐड करें आप, 16t माइनस का है, माइनस 16t इधर ले आएंगे तो 31t हो जाएगा। और इस यहां पर इसको ऐड करेंगे 16 इंटू 28, 16 इंटू 28 प्लस 15 इंटू 12, राइट। तो t निकाल सकते हैं इसमें आप, 31 जो मल्टीपल था वो आप डिवाइड करेंगे, t की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 16 इंटू 28 प्लस 15 इंटू 12 अपॉन 31, टोटल इसका जो वैल्यू रिलेशन मिलेगा आप टोटल कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 628 डिवाइड बाय 31 इक्वल्स टू 20.28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो 20.28 डिग्री अप्रोक्सीमेटली अपने पास आंसर आ रहा है। ये इसका आंसर 20.25 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 100 kg per meter square and the area of cross section 100 millimeter square under tension 10 to power 3 न्यूटन। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का रिलेशन, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल एम। ये स्मॉल एम मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी है। स्मॉल एम का जो रिलेशन है, स्मॉल एम इक्वल्स टू ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब स्मॉल एम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू सॉल्व करते हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। वायर के लिए वॉल्यूम की वैल्यू, वायर के लिए वॉल्यूम की वैल्यू होती है एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो स्मॉल एम की वैल्यू एरिया इनटू डेंसिटी आप पुट कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा है, ट्रांसफर वेव की स्पीड का ये फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा है। स्मॉल एम की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू रो, ए की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बट इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है बिकॉज एरिया डायरेक्ट गिवन है, इसको पुट करेंगे आप, डेंसिटी गिवन है और टेंशन मतलब फोर्स आपको गिवन है। तो ये जो डेंसिटी यहाँ पे गिवन है केजी पर मीटर स्क्वायर, बट ये मीटर स्क्वायर नहीं है, केजी मीटर क्यूब है, जो गलत प्रिंट था। तो v की वैल्यू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। t की वैल्यू है 10 टू पावर 3 फोर्स की वैल्यू। एरिया क्रॉस सेक्शन 10 मिलीमीटर स्क्वायर, सो मिलीमीटर स्क्वायर है तो एरिया को आप रखोगे, मिलीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर को मीटर में स्क्वायर है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -3 यूज करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो -6 आएगा। एंड रो डेंसिटी 100 kg पर मीटर क्यूब गिवन है, तो एज इट इज 100 आप पुट कर देंगे इसमें। तो आप देखेंगे v की वैल्यू ये 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर 3 कैंसिल हो गया, -6 इसको आप न्यूमेटर में ले जाएंगे तो 10 टू पावर +6 हो जाएगा, +6 का अंडर रूट 10 टू पावर 3 आएगा, मीन स्पीड है इसकी 1000 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, चेकअप द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ये स्टेटमेंट्स गिवन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। फर्स्ट स्टेटमेंट है बॉडी हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल इट कैन हैव अ वेरिंग स्पीड। जब उसने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड वेरी नहीं हो सकती, बिकॉज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसने कह दिया वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड, जो कांस्टेंट होगी ये वेरी नहीं कर सकती, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट इट कैन हैव अ वेरिंग वेलोसिटी। ये आपने कई बार, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स में आपने कई बार किया होगा कि स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी वेरी कर सकती है। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखते हो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है बट स्पीड कांस्टेंट होती है। तो सेकेंड ऑप्शन मोस्टली करेक्ट लग रहा है, पर थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट हैव एनी एक्सेलेरेशन। स्पीड इसकी कांस्टेंट है बट कैन नॉट हैव एनी एक्सेलेरेशन, बट एक्सेलेरेशन ऐसा जरूरी नहीं है स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलेरेशन ना हो। एक्सेलेरेशन हो सकता है वहां पर और वो उसकी वेलोसिटी की मतलब डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इस कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलेरेशन ना हो। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। इट इज टर्न बाय 90 डिग्री आफ्टर ट्रेवलिंग 628 मीटर ऑन द रोड। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको सबको पता है, वो होता है mv² by r।
बट यहाँ पे देखो आप स्पीड गिवन है, मास गिवन है, बट रेडियस गिवन नहीं है। तो एनी हाउ रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कार 90 डिग्री ट्रेवल 90 डिग्री टर्न कर जाती है। अब 90 डिग्री कार टर्न करेगी, इसका मतलब ये वाला पाथ हुआ, ये 90 डिग्री टर्निंग हुई, तो इस पाथ के लिए उसने ट्रेवल कितना किया 628 मीटर। तो ये लेंथ 628 मीटर है और रेडियस की फॉर्म में आपको पता है लेंथ कितनी होती है। इस लेंथ को हम लिखते हैं 2 पाई आर का 1/4। तो 2 पाई आर का 1/4 इक्वल्स टू 628 मीटर। तो यहां से आप आर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू 628 इंटू 4 अपॉन 2 पाई। 2 पाई और 628 ये मल्टीपल्स हैं। 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है और यहाँ आप 628 दे दिया, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400 मीटर, राइट। इस आर को आप पुट करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। एफसी की वैल्यू, एम मास कितना, मास दे दिया 1000 ग्राम, वी स्पीड 16 इंटू 16, रेडियस गिवन है 400 जो आपने कैलकुलेट किया, 400 पुट कर देंगे, कैंसिल हो गया, 4 से एक बार कैंसिल करें, 16 को तो 4 टाइम्स, 16 इंटू 16 था 4 टाइम, 16 इंटू 4 64 एंड 10640 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन है सी। Now next, a particle is moving on rough horizontal ground with initial velocity v0. अब एक पार्टिकल रफ सरफेस पे अगर मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन एक्ट होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको सबको पता है। फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन एक्ट होता है जो रोकता है इसको, अपोज करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो जो रिटार्डेशन मिलता है इसको, रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कह रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो रिटार्डेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो रिटार्डेशन आएगा म्यू जी। ये रिटार्डेशन इस पर एक्ट हो रहा है। तो रिटार्डेशन क्या करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है। इसने स्पीड को डिस्कस नहीं किया, इसने किया काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 1/4 होगी, बिकॉज 3/4 एनर्जी लॉस्ट हो गई। अब 3/4 एनर्जी लॉस्ट हो गई, इसलिए फाइनल एनर्जी क्या रिमेनिंग है 1/4। सो द फाइनल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ होगा, v इक्वल्स टू u बाई 2। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा है, एक्सेलरेशन है आपका, रिटार्डेशन जो है वो है म्यू जी। सो हम यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन निकालने के लिए आप लगा सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड u बाई 2 है, इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन म्यू जी है और टाइम t है। तो यहाँ से आपसे म्यू पूछा था, म्यू की वैल्यू, तो म्यू जी टी इधर ले जाए, म्यू जी टी, और वेलोसिटी होगी u बाई 2। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में v0 गिवन है, आपने इसमें u यूज की है, तो u की जगह मैं v0 लिख सकता हूं, तो v0 बाई 2। सो म्यू इक्वल्स टू आया v0 बाय 2 जी टी, ये है म्यू। सो करेक्ट ऑप्शन होगा v0 बाय 2 जी टी नॉट। टाइम भी इसने t0 दिया हुआ है, टाइम इसने t0 लिया हुआ है, तो टाइम भी आप t लिखा आपने, इसकी जगह t0 यूज कर सकते हो, तो होगा v0 अपॉन 2 जी t0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, v0 अपॉन 2 जी t0, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 70 kg is kept on rough horizontal surface. Coefficient of static friction between block and surface 0.4. A man is trying to pull the block by applying horizontal force. If the surface exerts a force F on the block. यहाँ पर ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, इसने बोला है if the surface exerts a force F on the block. ये फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा है, सरफेस आपको पता है, फ्रिक्शन में सरफेस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करती है। आप किसी सरफेस के लिए ब्लॉक, सरफेस और ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे, तो इस सरफेस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करती है। एक तो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो जो सरफेस ब्लॉक पर फोर्स एक्ट करती है वो दोनों करती हैं। तो सरफेस का जो फोर्स होगा एफ, वो होगा अंडर रूट 90 डिग्री पर है, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। अगर आप देखें तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन था, फ्रिक्शन फोर्स अपन निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स होगा 0.4 इंटू एम जी, एम 70 इंटू जी 10,
तो आपका ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये आ गया 280 न्यूटन, और नॉर्मलाइजेशन फोर्स जो है वो होता है 70 केजी है, तो नॉर्मलाइजेशन mg होता है 700 न्यूटन, राइट। तो 700 न्यूटन और 280 न्यूटन, अगर आप इसको सॉल्व करें, अंडर रूट एफ स्क्वायर मीन्स 280 का स्क्वायर प्लस नॉर्मलाइजेशन 700 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आपको मिलेगी 754 न्यूटन, 754 न्यूटन। एफ स्क्वायर एन स्क्वायर, एफ की वैल्यू 280 और एन की वैल्यू 700, तो ये 754 न्यूटन सरफेस ब्लॉक पर लगा सकता है। तो आप देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है एफ मस्ट बी 700, मतलब ये एन की बात कर रहा है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा, तो ये गलत ऑप्शन हुआ। एफ मस्ट बी 280, हालांकि इसने दोनों फोर्स डिस्कस कर दिए तो आपको हिंट मिल जाता है कि ये टोटल फोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि सरफेस दोनों फोर्स एग्जर्ट करती है बॉडी पर। 700 प्लस 280 ये अलग अलग दे दिया। थर्ड ऑप्शन देखें, 700 से ग्रेटर इक्वल टू 700 एंड लेस देन 754 और लेस देन से इक्वल टू 754, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, एफ में बी ग्रेटर देन 754, क्योंकि टोटल निकालने के बाद भी आपका 754 आ रहा है, ग्रेटर हो नहीं सकता, रॉन्ग। मस्ट भी 700 गलत है, मस्ट भी 280 गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी।